हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? हमारा टॉपिक होगा शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में जो विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा? समायोजन। क्या होगा? समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट एंड कुसमायोजन, यानी माला एडजस्टमेंट। समझ रहे हो ना? समायोजन और कुसमायोजन, यानी कि व्यक्ति इस वातावरण में अपने आप को कैसे ढालता है, ये होता है समायोजन। और नहीं ढाल पाता है वो क्या हो जाता है? कुसमायोजन। समझ रहे हो ना? क्या हो जाता है? कुसमायोजन। समायोजन को इंग्लिश में कहते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कहते हैं। और कुसमायोजन को इंग्लिश में कहते हैं माला एडजस्टमेंट। समझ रहे हो? इंग्लिश में क्या कहते हैं? माला एडजस्टमेंट। समझ रहे हो? तो ये हो गया अपन का समायोजन एंड कुसमायोजन। समायोजन होता है क्या कि वातावरण के अनुरूप जब व्यक्ति स्वयं को ढाल ले तो वो क्या हो जाएगा? समायोजन। लेकिन वह वातावरण के अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल पाता है तो ये क्या हो जाएगा? कुसमायोजन। क्या हो जाएगा? कुसमायोजन। कुसमायोजन हो जाएगा। तो कुसमायोजन के बारे में विभिन्न परिभाषाएं। तो सबसे पहले किसके? स्किनर की। स्किनर क्या कहता है कि अधिगम की प्रक्रिया ही समायोजन है। क्या है? कि अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम यानी होता है सीखना, तो सीखने की जो प्रक्रिया है वही समायोजन है। जैसे व्यक्ति वातावरण में रह के अच्छी तरह से सीखता है कि ये कहाँ जा रहा है, कैसे, क्या ये काम कैसे हो रहा है, इसके बारे में सीखता है, तो ये समायोजन हो जाएगा। यानी कि अधिगम की प्रक्रिया ही समायोजन है। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। दूसरा कौन है? गेट्स। गेट्स क्या कहता है कि जो समायोजन है, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि हमें वातावरण से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? वातावरण से प्राप्त होती है एवं पर्यावरण से सहसंबंध रखती है। क्या? पर्यावरण से सहसंबंध रखती है, यानी कि आपस में एनवायरमेंट से कनेक्टेड है। क्या? एडजस्टमेंट। समझ रहे हो? ये हो जाएगा अपन की दो अति महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो जाएंगी। अगला क्या होगा? कुसमायोजन। कुसमायोजन होता है माला एडजस्टमेंट, यानी कि जब व्यक्ति वातावरण के अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल पाता है, वातावरण के अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल पाता है तो वो क्या हो जाएगा? कुसमायोजन। कुसमायोजन हो जाएगा। तो कुसमायोजन में मतलब कुसमायोजन के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति कुसमायोजित फील कर रहा है, कि वो वातावरण के अनुरूप नहीं डल रहा है। हम कैसे फील करेंगे? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आ जाएगा तनाव। यानी कि व्यक्ति जब वातावरण के अनुरूप स्वयं को नहीं डाल पाएगा तो उसमें क्या होगा? तनाव। तनाव उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तनाव, टेंशन उत्पन्न हो जाएगा उसके माइंड पे। टेंशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मांग अनुरूप कार्य। जब व्यक्ति की मांग के अनुरूप कार्य नहीं होगा, समझ रहे हो ना? जब व्यक्ति की मांग के अनुरूप कार्य नहीं होगा तो क्या हो उत्पन्न होगा? तनाव। जैसे किसी व्यक्ति ने मांगा कि मुझे 10 रुपये चाहिए, तो उसे 10 रुपये नहीं मिले तो उसके माइंड में क्या हो जाएगा उत्पन्न? तनाव, कि उसे तो 10 रुपये देने हैं, तो वो क्या हो जाएगा? तनाव। समझ रहे हो ना? ये हो गया अपन का क्या? तनाव। दूसरा क्या होगा? चिंता। चिंता होती है यानी कि वातावरण नहीं बदल पाता। चिंता क्या है? चिंता कैसी है? जैसे व्यक्ति कोई कार्य करता है लेकिन वह वातावरण का कार्य उसके अनुरूप नहीं होता है। समझ रहे हो ना? उसके अनुरूप नहीं होता है, अर्थात वह उस बात को बदल नहीं पाता है, तो उसके मन में क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक ही चिंता। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया लेकिन उससे सफल नहीं हुआ तो वो क्या सोचेगा कि ये हो गया क्या? गलत हो गया। तो वो मन में उसके प्रति एक चिंता जाहिर करेगा। क्या? चिंता, बर्डनेस। ये हो गया अपन का दूसरा तत्व। अगला क्या होगा? दबाव। दबाव। दबाव कैसे उत्पन्न होगा? प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर कैसे उत्पन्न होता है? जब कोई व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है, जैसे अपन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, किसमें? रीट प्रतियोगिता में। किसमें? रीट प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, लेकिन अपन का सिलेक्शन होगा ये कोई श्योर थोड़ी है। नहीं है ना श्योर? तो श्योर है नहीं, लेकिन हमें चाहिए। तो कैसे? क्या हम क्या फील कर रहे हैं? यानी कि हम उस पाठ्यक्रम को डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे? क्या लगेगी नहीं लगेगी, तो हम मतलब बेफालतू का क्या ले रहे हैं? प्रेशर, यानी कि दबाव। दबाव ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आत्मसम्मान चाहिए। हमारा आत्मसम्मान। आत्मसम्मान मिलेगा अगर हमें
नौकरी मिलेगी तो क्या है कि आत्मसम्मान की, जैसे कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें व्यक्ति आत्मसम्मान की चाह में दबाव महसूस करता है। किसमें? आत्मसम्मान की चाह में दबाव महसूस करता है। कुंठा, कुंठा क्या होती है? जैसे कुंठा, कुंठा होती है जैसे कोई बाधा आई तो बाधा आने पर उम्मीद खत्म हो जाती है। जैसे कोई हमारे ऊपर बाधा आई, जैसे अचानक हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, समझ रहे हो ना? मतलब हमें कोई उम्मीद नहीं होती है, कैसी? यानी कि बाधा आने पर उम्मीद खत्म हो जाती है। जैसे अचानक कोई बाधा आई और हमारी सब उम्मीद खत्म हो गई, तो ये हो जाती है हमारी क्या? कुंठा। कुंठा उत्पन्न हो जाती है ऑटोमेटिक, उस कार्य को करने में मन नहीं लगता है, आदमी उस कार्य के प्रति कुसमायोजित हो जाता है। क्या हो जाता है? कुसमायोजित हो जाता है, अच्छे से समायोजन नहीं कर पाता है, उसके प्रति अच्छे से ढल नहीं पाता है। जैसे रीट है, तो समझ रहे हो? रीट, रीट में बाधा आएंगी, क्यों? क्योंकि 20 लाख फॉर्म आएंगे तो 20 लाख में से ये थोड़ी है कि हम ही लग जाएं, लेकिन हमारी उम्मीद खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर उम्मीद खत्म नहीं होगी तो हम समायोजित होंगे, अगर उम्मीद ही खत्म हो गई तो क्या है? हम कुसमायोजित हो जाएंगे। किसके प्रति? रीट एग्जाम के प्रति। द्वंद्व, द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व होता है मन में चलता है, मानसिक चिंतन होता है द्वंद्व। मन ही मन में चल रहा है कि यार ये कार्य ऐसे, मतलब दो शक्ति आपस में लड़ती हैं मन ही मन में, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब देखना होगा कि कौन सा पहले भारी होता है। अगर पॉजिटिव भारी हो जाएगा तो व्यक्ति पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, अगर नेगेटिव भारी हो जाएगा तो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। जैसे जैसे हम रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी में एक मन तो कर रहा है कि हम इसे कंटिन्यू करें, एक मन कर रहा है कि इसे कंटिन्यू नहीं करें, समझ रहे हो ना? अगर कंटिन्यू करेंगे तो दूसरा जो अपन का द्वंद्व है वो हार जाएगा और एक जीत जाएगा। तो ऐसे ही द्वंद्व चलता है। द्वंद्व, मन में चिंताएं होती हैं, अनेकों चिंताएं होती है, कुंठाएं होती हैं, और क्या तनाव उत्पन्न होता है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? कुसमायोजन के महत्वपूर्ण तत्व, कुसमायोजन के महत्वपूर्ण तत्व। अब हमारी क्या आ गई? रक्षा युक्तियां, यानी डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि रक्षा युक्तियां। रक्षा युक्तियां यानी क्या होती है? सुरक्षा युक्तियां भी कहते हैं इन्हें, डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं इन्हें। तो ये क्या होती हैं? अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति है तो वो वातावरण के प्रति क्या है? कुसमायोजित है, कुसमायोजित है, लेकिन वह दूसरे को ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं कुसमायोजित हूं, मतलब कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाता हूं, समझ रहे हो ना? मैं इस कार्य को नहीं कर पाता हूं, ये वह नहीं दिखाना चाहता, इसलिए वह क्या लगाएगा? बहाने, बहाने लगाएगा। तो क्या होगा? अस्थायी मुक्ति, यानी उस चिंता से वह, या उस चिंता से या उस कमी से वह अस्थायी मुक्ति पा लेगा, मतलब अपनी आपकी जो कमी है उसको दबा लेगा उस टाइम पे, लेकिन बताएगा नहीं। और यही क्या हो जाएंगी? रक्षा युक्तियां। जैसे बहुत से होते हैं, जैसे कैसे, नहीं मैं तो सेलेक्ट हो जाता, लेकिन क्या करें, टीचर ही सही नहीं था। होता है ना कि मैं सेलेक्ट हो जाता लेकिन क्या करें, टीचर ही सही नहीं था, तो दूसरे के ऊपर थोप दी, खुद खुद के ऊपर नहीं देखा कि क्या तुम योग्य हो नहीं हो, ये नहीं देखते, हम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। तो हमारी रक्षा युक्ति पहली क्या हो जाएगी? चिंता आदि से अस्थायी मुक्ति या बहाना। रक्षा युक्ति कितने प्रकार की होती है? दो, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होती है? वह जो बहाना डायरेक्ट दिख जाए वो तो अपन को डायरेक्ट है जाए, और जो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे मूड इन में घुस के अपन लगाए तो वो आ जाए, वो इनडायरेक्ट बहाना हो जाए। तो सबसे पहले क्या होगी? प्रत्यक्ष यानी तनाव कम करने के उपाय जिन्हें चेतन रूप में अपनाता है। चेतन यानी कि हमारे, अब जैसे चेत में हम, तो अब अपनाएंगे जो युक्ति है तो वो तो हो जाएगी अपन का प्रत्यक्ष रक्षा युक्ति। अगली कौन सी जाएगी? अप्रत्यक्ष, यानी अचेतन रूप में। अचेतन रूप में जैसा अपन कोई चीजें भूलना चाह रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे, तो वो कह जाएगी अचेतन मन में चली जाएगी। तो अप्रत्यक्ष विधि के भाग कितने हैं? अप्रत्यक्ष विधि में कौन कौन से आम है? तो एक होगा तर्क संगति, यानी क्या होगा? रेटिनलाइजेशन। क्या होगा? रेटिनलाइजेशन क्या होता है? तर्क संगति, यानी खुद की कमी को अन्य पर थोपना। रेटिनलाइजेशन यानी तर्क संगति युक्तिकरण मतलब होती है। तर्क संगति किसे कहते हैं? तर्क संगति कहते हैं जैसे हमने तैयारी की लेकिन हम नहीं लग पाए, नहीं लग पाए तो हमारे पास एक बहाना भी तो होना चाहिए। जैसे कोई पूछेगा क्यों नहीं लगे, तो बहाना क्या होगा? कि टीचर अच्छा नहीं मिला, या फिर हमारे पास किताबों की कमी थी, या फिर हमें अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला। मतलब हमारी कमी को हम किसी अन्य के ऊपर थोपेंगे। किसके ऊपर? अन्य के ऊपर थोपेंगे, खुद पे नहीं, अन्य के ऊपर थोपेंगे। तो वो क्या हो जाएगी? हमारी तर्क संगति, यानी कि तर्क संगति यानी रेटिनलाइजेशन, यानी कि अदर पर्सन के ऊपर हम उसे थोप देंगे। अगला क्या हो जाएगा? दमन। दमन यानी होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन समझ रहे हो ना? दमन यानी क्या होता है? रेस्पिरेशन, यानी कि ये कष्टदायी होता है। जैसे कोई
जैसे कोई चीज है, यानी रेस्पिरेशन, यानी क्या, रेस्पिरेशन मतलब दमन। दमन यानी कि हम किसी चीज, किसी इच्छा का दमन करना चाहते हैं। दमन मतलब हमें पता है जो हम, लेकिन हम जिस चीज को भूल नहीं रहे। जैसे कोई चीज है, कोई हमारा पास्ट है, लेकिन हम उसे भूल नहीं पा रहे, लेकिन हम उस चीज को हमारे पास्ट में डालना चाहते हैं, यानी कि अचेतन मन में डालना चाहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, दमन। यानी उन इच्छाओं को हम एकदम नष्ट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन, यानी कि दमन हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, समन। जैसे दमन है, दमन किसमें, अचेतन मन में ले जाते हैं अपनी इच्छाओं को। समन यानी क्या होता है, सचेतन मन में अपनी इच्छाओं को ले जाते हैं, किसमें, सचेतन मन में अपनी इच्छाओं को ले जाकर फिर दबाते हैं। क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होता है, अपनी एक अयोग्यता को दूसरी से दबाना। समझ रहे हो, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब है, जैसे हमसे कोई गलती हो गई, अब गलती हो गई तो ये थोड़ी है कि हम मतलब उसे इनकार कर दें। इनकार हम कर नहीं सकते, लेकिन हम उसे दबा तो सकते हैं। दबाएंगे किससे, किसी दूसरी योग्यता से। जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है, जैसे एक सामान्य क्लास में कोई व्यक्ति बैठा है, और सामान्य क्लास में वो बैठा है, तो ये थोड़ी है कि वो सभी से समायोजित होगा। सभी से समायोजित थोड़ी हो सकता है। जैसे कोई बालक है, वो विकलांग है, तो विकलांग है तो वो सामान्य बच्चों के साथ रह करके, और जो पढ़ाई ग्रहण करता है, सामान्य बच्चों के साथ रह करके जो पढ़ाई ग्रहण करता है, तो मतलब उनके साथ वो क्या हो जाएगा, समायोजित, यानी कि एडजस्ट हो जाएगा, उनके अनुरूप वो क्या, ढल जाएगा। और वो वातावरण में जैसे वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसे कैसे ही वो शिक्षा ग्रहण कर लेगा। तो मतलब उसने अपनी विकलांगता को अपनी पढ़ाई के द्वारा क्या कर दिया, दबा दिया। क्या, यानी अपनी कमजोरी या कमी को उसने पढ़ाई के द्वारा क्या कर दिया, दबा दबा दिया, यानी कि उसको जाहिर नहीं होने दिया। मतलब एक चीज के द्वारा दूसरी चीज को क्या, दबा दिया जाता है, वो क्या होती है, क्षतिपूर्ति कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति। जैसा है कि जैसे कोई की भाई सब गाड़ी में टक्कर है जाए, तो टक्कर है जाए तो बाकी रुपया दे दें, अपन रुपया दे दें, तो क्या है गई, बाकी क्षतिपूर्ति है गई। अगला क्या हो जाता है, आत्मीकरण। आत्मीकरण यानी होता है आइडेंटिफिकेशन। आत्मीकरण यानी कि आत्मीकरण, या होता है ये तादात्मीकरण, या होता है ये आइडेंटिफिकेशन। क्या होती है ये आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि किसी व्यक्ति या महापुरुष की विशेष पहचान है, और विशेष पहचान से हम जुड़ रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी क्या लगाता है, दो चश्मे लगाता है, टेंट पे बाय नहीं है, और हम बातें जुड़ गए, मतलब हम बाय जैसे गुण ने ग्रहण कर रहे हैं, तो वो कहा जाएगा तादात्मीकरण या आत्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन। यानी कि उसकी पहचान को हम ग्रहण कर रहे हैं। कौन, हम ग्रहण कर रहे हैं, किसकी को, महात्मा गांधी की पहचान को। तो वो क्या हो जाएगा, आत्मीकरण युक्ति। यानी कि हम महात्मा गांधी के द्वारा स्वयं का बचाव कर रहे हैं, अपनी कमी को क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। तो क्या हो जाता है, आत्मीकरण या तादात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन। अगला क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन। क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन। जैसे प्रतिस्थापन क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो ना, विस्थापन, प्रतिस्थापन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कोई सरकारी नौकर है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय वो जाता है कंपनी में। कंपनी में क्या है कि उसका जैसे बॉस है, तो बॉस उसको बुरी तरह फटकारता है, लेकिन ये थोड़ी है कि वो बॉस से डायरेक्ट कह दे, नहीं समझे, वो बॉस से डायरेक्ट नहीं कह सकता, लेकिन वह घर जाके अपने बच्चों पे उस गुस्से को उतार सकता है। मतलब वो विस्थापित करता है, जैसे जो उसके मालिक की जो फटकार थी, उससे वह अपने बच्चों पे प्रतिस्थापित कर देगा। किन पे, अपने बच्चों पे प्रतिस्थापित कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। लेकिन वह डायरेक्ट बॉस से नहीं कह सकता, यानी कि प्रतिस्थापन यानी बॉस की फटकार बालकों पर लगा देता है। किस पर, बालकों पर लगा देता है। अगला क्या हो जाता है, प्रतिगमन यानी रिग्रेशन। प्रतिगमन यानी रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी पास्ट में चला जाता है। जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास जैसे शुरुआत में क्या है कि जैसे 8, 10, 15 बीघे जमीन रहती है, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, वो उसे बेचते आते हैं, और एक टाइम पे उनके पास कुछ नहीं रहता, खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता है। तो वो प्रेजेंट में क्या सोचते हैं, यार मैं पहले ऐसा था, मेरे पास इतनी जमीन थी, लेकिन वो वर्तमान में जीना नहीं चाहते हैं। किसमें, वर्तमान में जीना नहीं चाहते हैं। समझ रहे हो ना, प्रतिगमन यानी कि वो पुनः उसी पास्ट में लौट जाते हैं, पुनः उसी पास्ट में लौट जाते हैं, नहीं कि वे ये चाहते हैं कि हम वर्तमान में जिए। तो प्रतिगमन, प्रति यानी पीछे, गमन यानी चले जाते हैं, यानी कि पास्ट में ही चले जाते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, रिग्रेशन। समझ रहे हो ना। अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण क्या होता है, अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण यानी अंदर छिपे हुए। समझ रहे हो ना, अंदर छिपे हुए, यानी कि किसी दूसरे के दुखों को देख के स्वयं के दुख जागृत हो जाते हैं। जैसे हमने कोई
व्यक्ति देखा, अब वह क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है तो मतलब उसे देख के हम स्वयं अगर दुखी फील कर रहे हैं तो वो कौन सी रक्षा युक्ति हो जाएगी, अपन की हो जाएगी अंतक्षेपण, यानी कि अपने आप की जो वो कमी है, समझ लो, अपने आप की जो वो कमी है कौन सी, दुखों को ग्रहण नहीं करने की, तो वो हो जाएगी, यानी दूसरे को दुखों को देख करके हम स्वयं दुखी फील करेंगे, स्वयं दुखी फील करेंगे। तो समझ गए ना, एक तो हो जाएगी अपन की दमन, एक हो जाएगी अपन की शमन, ये इस प्रकार से रक्षा युक्ति हो जाएंगी। फास्ट में चला जाता है और उदात्तीकरण हो जाता है। एक ये कौन सी है, उदात्तीकरण, तो ये हमारी क्या हो गई, रक्षा युक्तियां, जो कि अति महत्वपूर्ण रक्षा युक्तियां हैं। इनमें से 100% एक दो क्वेश्चन आते हैं। समायोजन तुम समझ गए होंगे, समायोजन यानी वातावरण के अनुरूप ढल जाता है। स्किनर क्या कहता है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो समायोजन है, समझ रहे हो ना, अधिगम की जो प्रक्रिया है वो समायोजन है। और अपन के गेट्स के अनुसार क्या है कि निरंतर, यानी समायोजन वातावरण में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर्यावरण एवं समायोजन का आपस में सह संबंध होता है, क्या होता है, कोरिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड एडजस्टमेंट। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। अगर किसी को अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट, और सभी के लिए राम राम।